आपको जवाब देना पड़ेगा। रिटायर्ड जनरल एजाज अवान पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि इस नशाई में, इमरान खान नशाई ने मेरे मुल्क का सौदा कर दिया। ये मैं नहीं, ये स्पंज किया जाए इनकी, ये मैं नहीं, आप इस तरह की ये रिटायर्ड जनरल एजाज अवान पुकार है कि सुनो कि एक नशाई ने मेरा वतन बेच डाला है। पाकिस्तान सिलेक्टेड हुकूमत के अवाम को बंद किया जाए। बिल्कुल इस तरह की कोई बात यहाँ पे नहीं करेंगे जी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में हमारा हिंद और न्यू दिल्ली टाइम्स की तरफ से आप सबका स्वागत है। राम मंदिर की तामीर का इफ्तिताह श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। अब इस पे पूरा हिंदुस्तान खुश है, पूरी दुनिया में लोग खुश हैं और लोग इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं। अब जो हिंदुस्तान में कुछ लोगों की चीखें हैं, हालांकि ओवरऑल कांग्रेस और दीगर लोगों ने भी, जाहिर है ये एक जेन्युइन कॉज था, एक करेक्ट चीज़ थी जो कि हुई, जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बल्कि जो कि 500 साल पहले इन्वेडर्स को नहीं करनी चाहिए थी, वो काम किए हैं इन्होंने। उसका एक करेक्शन हुआ है। उस पर अब कुछ लोगों की चीखें हैं तो उनके अपने मफादात हैं ना भाई, उनके अपने कुछ इश्यूज हैं, उनकी दुकानदारियां ख़तरे में हैं। जैसे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से कितने कश्मीरियों की दुकानें बंद हो गई। हम तो इंटरनेशनल लेवल पे उन कश्मीरियों को देखते हैं ना, उनकी चीखें सुन के हमें मज़ा आता है। और यह कि सही है, आप इस पर कहीं अगर कोई कश्मीरी, मैं तो बड़े कश्मीरियों को मैसेजेस भेज रहा हूँ, आज से नहीं, लास्ट ईयर जुलाई से भेज रहा हूँ। नहीं बैठना चाह रहे ना बैठें भाई। यह है कि मुझे पता है कि आप लोगों के पास अब कोई कॉज नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह राम मंदिर के हवाले से चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे जो ये चीखें जिनकी निकल रही हैं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया था, और कोई कह रहा है जी ये क्रिमिनल ऑफेंस हुआ था और ये सब था, तो उनको वो 500 साल पुराना क्रिमिनल ऑफेंस नज़र नहीं आता। ये अकल के अंधे मेरे सामने बैठ जाए ना तो मैं इन सबको नंगा कर दूँ। इधर में अवैसी है, राना हैं, सबा हैं, जो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने के उस पर बहुत ज़्यादा तप रही हैं। इनको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मेरा बचपन सऊदी अरब में गुजरा है और एक बहुत ही प्रैक्टिसिंग पेरेंट्स थे मेरे मुस्लिम। हम हर जुमेरात को, मेरे वालिद बैंक में काम करते थे तो जुम्मा छुट्टी होती थी तो जुमेरात बैंक से आते थे, हम मक्का चले जाते थे, रात हरम शरीफ में ही रहते थे और जुम्मे की रात को फिर घर आते थे। जब 1 घंटे की ड्राइव थी। हर चौथे हफ्ते मदीना चले जाते थे, 2 दिन वो एक्स्ट्रा छुट्टी ले लेते थे, 3-4 दिन हम मदीना में रहते थे। गली में, हर गली में मक्का की और मदीना की मस्जिदें थी, पुराने ज़माने की। उस ज़माने में हम अर्ली 70s में ये चीज़ें देखते थे। पुराने ज़माने की मसाजिद होती थीं, ज़ियारतें होती थीं, आस्ते आस्ते वो गायब होती गईं। मेरी फुफ्फी एक आई एक बार, बाद में मैं फिर फैमिली तो हम सब इधर आ गए थे पाकिस्तान, और फिर मैं मूव हुआ था। मैं जॉब करता था सऊदी अरब में जब, तो मेरी एक फुफ्फी हज के लिए आई थी तो उन्होंने मुझे आके स्पेशल रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि मदीना में एक बाग है जो हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग कहलाता है, और हज़रत उस्मान गनी ने जो यहूदियों से मुसलमानों के लिए एक कुआं ख़रीदा था अर्ली एज ऑफ इस्लाम में, जब मुसलमानों को पानी का मसला था, तो पहले आधा कुआं ख़रीदा था फिर कुआं। तो मेरी फुफ्फी कहती हैं कि वो बाग है एक हज़रत सलमान फ़ारसी का जिसमें वो कुआं भी है। तुम्हारी अम्मी कहती हैं कि वहाँ पे 2 दरख्त हैं जो हमारे नबी पाक ने ख़ुद उगाए थे। और मैंने कहा मुझे भी याद है, हम तो जाते रहते थे उधर और उस दरख्त की खजूरें भी हमने खाई हैं वगैरह वगैरह। मैंने कहा अच्छा मैं आपको ले जाऊंगा। अब मैं इनको लेकर पूरे मदीना में घूम रहा हूँ, मुझे वो मिला नहीं। आखिर ढूंढ के हम उस लोकेशन पे पहुँच गए तो पता चला कि पूरा बाग काला जला हुआ और चारों तरफ लोहे के गेट थे, बंद थे। हमने वहाँ पे जो होता है वो चौकीदार वगैरह उसको पूछा
तो उसने कहा ये बिद्दत है, लोग इस तरह आके पूजा करते थे उसकी दरख्त की और लिपटते थे, तो बिद्दत इन इस्लाम, वहाँ भी कहते हैं कि वो काम है जो इस्लाम में इजाज़त नहीं थी लेकिन बाद में उसमें इजाफा किया गया। ये बरेलवियों को ज़्यादातर बिद्दत ही कहते हैं ये वहाबी लोग, और ये अहले हदीस और अहले देवबंदी। तो बिद्दत हो रही थी, इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने इसको जला के खाक कर दिया, ख़त्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये हम उस ज़माने में अर्ली 70s में रहते थे, तो ऑटोमन अम्पायर के ज़माने के बने हुए ये हरम शरीफ थे मदीना में और मक्का में पुराने। अब जो एक्सपेंशन हुई है किंग फहद के ज़माने से शुरू हुई, फिर किंग अब्दुल्ला, और अब ये जो फुल-फ्लेज एक्सपेंशन हो रही है और इसको एक मॉडर्न पिकनिक स्पॉट के तौर पे 5 स्टार होटल्स और लंबी चौड़ी बिल्डिंगें और सुपर मार्केट्स और वो सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ये जो बड़े बड़े वेस्ट में आपने देखा है कि अट्रैक्शन के लिए ऐसे सिटीज़ बनाए जाते हैं जहाँ पे थीम पार्क होते हैं, चीज़ें होती हैं, यहाँ पे एक रिलीजियस उसको, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट तो इसको एज ए टूरिज़्म ले रही है ना, क्योंकि सऊदी अरब की इस वक्त सबसे बड़ी इनकम यही है, हज यानी उम्रा। कोरोना की वजह से इनका बाजा बच गया है, लेकिन आफ्टर ऑल यही है। इन्होंने यहाँ पे जो बड़ी बड़े 5 स्टार होटल बनाने और वो करने के लिए एक्सपेंशन किया। तो मक्का की पहले मिसाल ले लें, मक्का में हरम शरीफ के चारों तरफ छोटी छोटी हर गली में मस्जिदें थीं। हम जब छोटे थे तो हम जाते थे तो हज़रत अली की मस्जिद है, पता चला वो हज़रत अली का घर था जिसको मस्जिद बना दिया। अबू बकर मस्जिद, ये हज़रत अबू बकर का घर था, उसको मस्जिद बना दिया, सब गायब। जहाँ हमारे नबी पाक पैदा हुए थे जो स्पॉट है, वो पहले इन्होंने टॉयलेट्स बनाए थे उधर, लेकिन फिर किसी ने निशानदेही की तो उधर एक टूरिस्ट वो रिलीजियस ऑफिस, इंफॉर्मेशन ऑफिस होता है ना जैसे, वो बना दिया। और अब सुना है कि उसको गैराज अंडरग्राउंड पार्किंग में कन्वर्ट कर दिया है, जहाँ हमारे नबी पाक की पैदाइश हुई थी। इसी तरह जो मस्जिदें थीं, हज़रत अबू बकर का घर था, ये सब हिस्टोरिकल देखा जाए तो हेरिटेज में भी अगर ये लोग जाहिलों को तो समझ में आई नहीं, इन्होंने ये सब तबाह कर दिया सिर्फ हरम शरीफ के एक्सपेंशन के लिए, ख़त्म कर दी। वहाँ पे पूरे हरम शरीफ का इजाफा हुआ है, सारे ज़ियारतें आपको दूर दूर तक। मक्का नबी पाक के ज़माने में आज जितना हरम है ना, इतना था पूरा मक्का सिटी। कुछ 100 ख़ानदान थे जो आसपास काबा शरीफ के चारों तरफ रहते थे, आगे पीछे मक्का का एक वो था। आज तो मक्का इतना बड़ा उन्होंने स्पॉट बना दिया है, तो जितने भी लोग वो रहते थे उधर, सहाबा कराम थे जो, उनके ज़ियारतें थीं, मस्जिदें थीं, इबादत गाहें थीं, वो सब तबाह कर दी एक्सपेंशन के उस पर। किसी अवैसी ने आपको कभी नहीं बताया होगा ये कि मस्जिद तोड़ के पार्किंग बनाई गई है। और ये बाबर इन्वेडर की मस्जिद नहीं थी जिसने एक मंदिर तोड़ के बनाई थी, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक का घर था जिसको तोड़ के बनाया गया। ये हज़रत अली, हज़रत फातिमा का घर था, वहाँ 2 मस्जिदें थीं, मस्जिद फातिमा, मस्जिद अली, गायब, सफ़ा हस्ती से मिटा दी। पार्किंगें बना रहे हैं वहाँ पे, सुपरमार्केट बन रही हैं, वो सारी, तो उस पर आपको कभी कोई मुसलमान बोलता नज़र नहीं आएगा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मोस्ट हिपोक्रेट कौम हो गई है ये। जैसे उगर पे नहीं बोलेंगे, कंडीशनल है इनका, टोटल इस्लामी कंडीशनल है। ये हमें कहते हैं अल्लाह को तुम आरिफ कैसे जवाब दोगे, तुम तो काफिर हो गए हो, तुम ये हो गए हो, मेरे ऊपर तो इतने फतवे आ रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये किस मुंह से ऊपर जाएंगे, किस मुंह से अल्लाह को ये शक्ल दिखाएंगे, जब इस्लाम के सहाबियों का अपने घर तबाह करके वहां पार्किंग, प्लाजे और दुकानें और पता नहीं क्या क्या बन रहा है। अब आप उसको एक कमर्शियलाइज कर रहे हैं। सऊदी गवर्नमेंट की इनकम है भाई ये, 2 से 2.5 मिलियन खाली हाजी जाता है हज के लिए, और सबका स्पॉन्सर कर दिया है। पहले हमारे ज़माने में हमने जब उम्रे और हज करते थे तो अपने गाड़ी में बैठे, टैक्सी में बैठे चले गए, सब कुछ कर दिया। अब तो हर चीज़ पहले से, होटल भी बुक और हर चीज़ बुक, पूरा पैकेज होता है। अब एक मिसाल ले लें कि अगर 2 लाख रुपए का पैकेज है या $2,000 का पैकेज है एक आदमी का, 2.5 मिलियन पे लगाए ना, ये तो खाली हज उम्रा तो पूरा साल चलता रहता है। ये इनका इनकम है, ठीक है, करते हैं, करें, मुझे कोई इस पर एतराज़ नहीं है। मैं इन मुसलमानों का आपको बता रहा हूँ कैरेक्टर, जो कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनी, ये वो। अब आ जाते हैं मदीना की तरफ। मदीना में मेरी अम्मी अक्सर कहती थी कि रोज़ की 5 वक्त की नमाज होती थी,
मुकम्मल कंट्रोल के साथ, जब हमारे नबी पाक ने मदीना मक्का से मदीना हिजरत की थी तो एज ए रूलर गए थे वहाँ पे, उनका इस्तकबाल एज ए रूलर हुआ था, ही वॉज ए रूलर। रोज़ की 5 वक्त की नमाज होती थी। अम्मी कहती थी कि नबी पाक जहाँ जाते थे वहाँ पे दो रकात नफल पढ़ते थे। मदीना में तो कदम कदम पे ज़ियारतें थीं। ये इमरान खान ने इलेक्शन जीतने से पहले या बाद में एक मदीना का दौरा किया था जिसमें ये नंगे पांव एयरपोर्ट से गया था और ये सब टोपी ड्रामा आपको याद है ना। ऐसा अक्सर ये इमरान खान का टोपी ड्रामा था। ऐसे कुछ अकीदतमंद होते हैं, जैसे हिंदुओं में भी है ना अकीदतमंद, जो नंगे पांव जाएंगे अयोध्या तक, और ये एक होती है अकीदत, हर मज़हब के लोगों के पास होती है। कुछ अकीदतमंद हैं जो ऐसा करते हैं, जो कहते हैं पता नहीं यहाँ पे कान नबी पाक ने सज्जा किया होगा इसलिए वो चप्पल पहन के नहीं जाते। ठीक है ना। मदीना में इतनी ज़ियारतें हैं, आज आप चले जाएं मदीना टोटल कमर्शियलाइज्ड। मदीना का जो हरम था वो दरबार था नबी पाक का, उसके चारों तरफ सबके घर थे सहाबियों के, सब गायब, पूरा कमर्शियलाइज। किसी मुसलमान की आवाज़ नहीं उठेगी उस पर। भाई मस्जिद ही तोड़िए ना। यहाँ तो चलो एक जायज़ काम हुआ कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी तो इसके लिए वो मंदिर बनाए इधर। वहाँ तो एक कॉमर्शियलाइजेशन के नाम पे सारा हो रहा है। तो आपकी इस्लाम को कोई मसला नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। तो इनकी चीखें बता रही हैं कि इनको इस्लाम का दर्द नहीं है, मस्जिद का दर्द नहीं है। अव्वल तो इनको ये भी नहीं पता कि इस मस्जिद में कौन से फिरके के लोग नमाज पढ़ते थे। और अब अगर ये मस्जिद बनाने का कह भी रहे हैं तो क्या शियाओं का इमाम बारगाह बनेगा जिस पे सबा साहिबा इतनी चीख रही हैं। या राना का तो पता ही नहीं दीनों धर्म क्या है। इसका दीनों धर्म यही है कि उछालते रहो, इशू उछालते रहो, कहीं कहीं से कोई चीज़ निकले, वही मक्खी जो पूरे जिस्म में ढूंढ के ज़ख्म पे जाके बैठने वाली। इन लोगों का तो ये बिजनेस है, इनका काम है ये, तो ये लोग तो करेंगे। अदरवाइज जेन्युइन आवाज़ उठानी थी तो उधर उठानी थी, जैसे उगर के ये उठानी है, जैसे वहाँ पे जो डिमोलिशंस हुए हैं सऊदी अरब में, उस पर नहीं बोलेंगे। अब ये जो इंडिया की इमाम एसोसिएशन है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और पता नहीं भांत भांत के ये नेहरू जी के ज़माने से ब्लैकमेलिंग स्टफ जो बनाए हुए थे, इनकी यूटिलिटी क्या है? इनकी इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए खिदमत क्या है? कोई सिर्फ इतना हमें बता दे, क्या ऐसा इन्होंने पॉजिटिव करेक्ट किरदार अदा किया है जिससे कि हिंदुस्तान में मुसलमान रहने वाले मुसलमानों की ज़िंदगी पे कोई पॉजिटिव असरात पड़े हों? कोई एक कारनामा इनका बता दें जिसके लिए इनको कायम रखा गया है। और फिर ये जो धमकियों वाले बयान देते हैं, इसका मतलब ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं? ये कोर्ट डिसीजन है। इसको कोई ये कहता है कि हमें जब मौका मिलेगा हम मंदिर वापस तोड़ के मस्जिद बनाएंगे, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है ये। जाए ना हिंदुस्तान के लोग कोर्टों में जाके ऐसे लोगों को नंगा करें ना, ताकि इनके ऊपर पाबंदियां लगे या जो भी इनको अकॉर्डिंग टू लॉ इनको प्रोसिक्यूट किया जाए। ये कहते हैं अवैसी साहब के हिंदू राष्ट्र का आगाज कर दिया है मोदी जी ने मंदिर का उद्घाटन करके। देखें, मैंने जो थोड़ी बहुत स्टडी की है सनातन धर्म की, और मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की है ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स बॉडी हैं जो यूरोपियन यूनियन का एक ह्यूमन राइट्स चार्टर है। यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है यूनाइटेड नेशंस का, जिसके सिग्नेटरी हैं सारे कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, सब। ये जितने भी आपको यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स चार्टर, कवेनेंट्स, एग्रीमेंट्स मिलेंगे ना, उनमें ह्यूमन राइट्स डिफाइंड हैं बेसिक, कि ये नहीं हो सकता, हर आदमी को ये हक हासिल है, उसकी मजहबी आज़ादी हासिल है, उसको सिविल लिबर्टी हासिल है, उसको इकोनॉमिक राइट्स हासिल है, उसको राइट टू एजुकेशन है, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, राइट टू सिविक फैसिलिटीज़, ये सब ह्यूमन राइट्स के कंपोनेंट्स हैं। मैंने जो थोड़ा बहुत सनातन धर्म को स्टडी किया है ना, उसमें जो बेसिक ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं ना हर आदमी को, उससे ज़्यादा तो किसी कवर्नेंट में नहीं है। इतना राइट देता है ये सनातन धर्म एवरी ह्यूमन बीइंग को। तो फिर अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो ये होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन, प्योर सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एवरीवन इक्वल राइट्स होंगे,
और ये जो शरीयत मांगते हैं उसमें एवरीवन इक्वल राइट्स है नहीं, हो ही नहीं सकते। मुझे ये कोई एक इस्लामिक ग्रुप बता दे जिन्होंने जजिए को बैन किया हो। इस्लाम में आज तक कोई एक मौलवी बता दें, आप जाकिर नाइक से पूछें, वो सही बताता है आपको। वो सही कहता है कि इस्लामिक रियासत का मतलब है कि मुसलमान वहाँ के रूलर हैं, मुसलमानों के हिसाब से हर आदमी को जीना होगा। जिसको जो नॉन मुस्लिम है उसको अगर नहीं पसंद तो या तो वो मुल्क छोड़ के चला जाए, और अगर उधर रहना है तो जजिया दे। और जब भी इनके आज के दौर में भी पावर आई है तो इन्होंने जजिया लिया है। तालिबान इन अफगानिस्तान, इवन पेशावर जैसे शहर में भी, और जब इनका कंट्रोल होता था तालिबान का 90s में, स्वात वगैरह में, ये जजिया लेते थे। फिर ISIS आपको उधर मिलेगा सीरिया में, और उधर ये भी जजिया लेते थे जब इनकी पावर थी। ये जब भी इनके पास पावर आएगी, इंडिया में भी आएगी, तो हिंदुओं से भी जजिए लेंगे। ये इनकी सोच है। ये आज आपको इतने हद तक तो बता रहे हैं कि जब हमारे पास पावर आएगी तो हम ये करेंगे, ये करेंगे। ये जजिए भी लेंगे। ये स्लेवरी पे भी बिलीव करते हैं। ये चाइल्ड मैरिजेस विथ ओल्डर मैन भी बिलीव करते हैं। ये किसी चीज को अभी इन्होंने एबॉलिश नहीं किया। ये है ट्रू इस्लाम, जो आपको जाकिर नाइक बताएगा, जो आपको लाल टोपी जैद हामिद बताएगा। यही है ट्रू इस्लाम जो ये इंपोज करना चाह रहे हैं। तो फिर सनातन धर्म तो सबको इक्वल राइट्स देता है, किसी को जजिए की बात नहीं करता, किसी को नहीं कहता कि चल भाई तू अगर हिंदू नहीं है तो तेरे को हम जन्नत में नहीं लेके जाएंगे। तो जिनकी चीखें निकल रही हैं ना, उनके लिए ये भी मेरा मैसेज है कि इंडिया वुड बी मच प्रोस्परस, much peaceful and far more better than today if it is a Hindu Rashtra. Having said this, मैं सेक्युलर हूँ और मैं सेक्युलरिज्म पे बिलीव करता हूँ, लेकिन सेक्युलरिज्म इन ए ट्रू सेंस, जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है वो नहीं। लेकिन ये है कि थिंग्स आर मूविंग ऑन राइट डायरेक्शन, और आई एम हैप्पी कि चीज़ें इस सरकार ने काफ़ी हद तक करेक्ट रास्ते पे जा रहे हैं। और कुछ कोरोना, कुछ ये चीज़ों की वजह से मामला स्लो ज़रूर हुए हैं, लेकिन सफ़र जारी है। देखिए हमारे घर वाले पागल हो गए हमारे लिए। पैर देखें आप, हम लड़कियां हैं, हमारा हशर देखे हमारे घर वाले पागल हो गए हमारे लिए। ये क्या हो रहा है? न PTI, न MKM और न ये पीपल्स पार्टी, सब भड़वे, समझे? वो कहता है मैं काम नहीं करूंगा, वो कहता है मैं काम नहीं करूंगा, उसका काम हो जाए। तुम्हारा बाप काम करेगा? है कराची को चुतिया बना के रखा है तुम लोगों ने, भड़वा। कुछ आपको बनाना रिपब्लिक की तरफ लेके जाते हैं। नक्शेबाजियाँ तो आपने देख ही ली इमरान खान की। जो कभी जर्मनी जापान के नक्शे मिला सकता है तो वो पेपर पे लाइन खींच के इसने, हालांकि ये जो इसने पाकिस्तानी अवाम को फिर मामू बनाने की कोशिश की है ना, ये आप देख लें कि यही नक्शा प्राइमरी किताबों में है, सेकेंडरी की किताबों में यही नक्शा है। शुरू से पाकिस्तानी नक्शेबाजियाँ हम लोगों को बचपन से सिखाते आते हैं। ये इमरान खान ने कोई नई चीज़ नहीं की है, ये मामू बनाने की कोशिश की है, जिसकी इसने जितने स्टेप्स लिए हैं उसमें इसको सुबकी हुई है, इसको मुंह की खानी पड़ी है। लास्ट ईयर भी 5 अगस्त के आसपास में इन्होंने बड़े आए बाएँ शाएँ हंगामे, ये वो इसी अगस्त सितंबर में इसने UN में भी स्पीच की थी। इस साल भी थोड़ा उछलने कूदने दें। शाह महमूद कुरैशी कुछ ज़्यादा उछल रहे हैं, तो शाह महमूद कुरैशी की सैलरी शायद ज़्यादा है इस वक्त इस मामले में, क्योंकि चाइना आफ्टर ऑल इनको डिक्टेट कर रहा है। अब इश्यू ये है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ तो वही हो रहा है जो हो रहा है। लड़कियों को उठा के ले जाना, अबडक्ट करना, रेप करना, फोर्स्ड मैरिज, फोर्स कन्वर्जन, ये ऑर्डर ऑफ द डे। कोई रोक नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा। अब तो हम लोग आप जब लगाते हैं ये चीज़ें तो आम आदमी भी पढ़ के आगे बढ़ जाता है कि हाँ ठीक है, ये तो नॉर्मलिटी हो गई है। अब ये है बनाना रिपब्लिक में हो रहा है। मर्डरर को हीरो बना के पेश किए जाते हैं। अब आप ये बताएं कि ये कैमरे की तरफ देख रहा है, हथकड़ी पहना के इसको बिठा के, ये फ़ोटो सेशन नहीं है तो और क्या है? ये जैसे सुष्मिता सेन जी के फ़ोटो सेशन होते हैं, जैसे दूसरे मॉडल्स के फ़ोटो सेशन होते हैं मुख्तलिफ स्टाइल में, ये फ़ोटो सेशन है कि हीरो बना के एक एक्सट्रीमिस्ट को पेश किया जा रहा है। ये रोल मॉडल हो गया है।
अब हर पाकिस्तानी जिसका बच्चा गरीब है वो उसकी कोशिश यही होगी कि कहाँ इतनी मेहनत पढ़ के इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, और फिर भी इसको पता नहीं क्या इसकी ज़िंदगी होगी। ये देखो भाई, हीरो, आलम इस्लाम का हीरो, हर आदमी आगे पीछे झुक रहा है, सिर्फ इसके नहीं, इसके घर वालों के, इसके सबके। और अगर मार दिया गया कानूनन, फांसी या जैसे मुमताज़ कादरी को हुई थी, तो इतना बड़ा मज़ार ये बनाना रिपब्लिक में हो रहा है। और नक्शेबाजियाँ इनकी अपनी जारी और सारी हैं। यहाँ पे मैं कराची के हवाले से, देखें, कराची मेरा शहर है, कराची सिंध का कैपिटल है, ये दो हकीकतें हैं, ठीक है ना। कराची का काम बड़ा ही ख़राब है। और ये जो कह रहे हैं, पहले आप इन साहब को देख लें, ये सिराज कासम तेली है, जूनागढ़ की पैदाइश है, मेमन है, पाकिस्तान में पेप्सिको का मालिक है और पूरे पाकिस्तान के लिए, और बड़ी पाकिस्तान बेवरेजेस के नाम से इनकी वो है, तो बड़ा इनका प्रोडक्ट्स है और बिलियनर आदमी है। ये हर इलेक्शन में सारी पार्टियों को 1-1, 2-2 करोड़ रुपया चंदा भी देते हैं, क्योंकि जब भी सर्वाइव कर सकते हैं पाकिस्तान में, और आफ्टर ऑल हैं फौज के आदमी। पहले आप इनकी बात सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैंने स्टेटमेंट दिया है उसके हवाले से मुझे ये कराची वालों के लिए और कराची में रहने वालों के लिए ये कहना है कि अब वक्त आ गया है, मेहरबानी करें आप सारे, जिसको भी कराची के लिए कोई दुख है, और ख़ास तौर पे जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जो आवाज़ नहीं निकालते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके अपनी आवाज़ बुलंद करें और इस आवाज़ को पूरे पाकिस्तान में पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चले कि कराची वाले किस तरह तकलीफ है। ख़ास तौर पे बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल कम्युनिटी कराची की, सातों इंडस्ट्रियल जोन्स के जो भी प्रेसिडेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस बात को उठाए कि अगले 5 साल के लिए कराची को फौज के हवाले कर दिया जाए और उनको इतना पैसा भी दे और इतना फंड्स जाए ताकि वो पूरे शहर के रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प करे, सीवरेज सिस्टम को ठीक करे और वो रोड ठीक करे। मेन 2-3 रोड अच्छे हैं, बाकी आप इंडस्ट्रियल जोन्स में गलियों में चले जाए, जहाँ भी चले जाए, शहर में गलियों में चले जाए, कोई रोड अच्छा नहीं है, कोई जगह अच्छी नहीं है। पानी का निज़ाम तबाह होता है, वो पानी सबको मिलता है, कोई मरता नहीं है पानी की शॉर्टेज की वजह से, मगर वो पानी नलों में नहीं मिलता, वो टैंकरों से मिलता है। तो ये पानी का मामला, बिजली का मामला, रोड का, सीवरेज का, ये 5 साल में देना पड़ेगा फौज को ठीक कराने के लिए। और फौज से भी रिक्वेस्ट है कि वो हमारी इस रिक्वेस्ट को माने, इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि वो करवाए और पहले ही पूरा निज़ाम ठीक हो जाए, उसके बाद कराची के लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए, इसलिए कि ये पॉलिटिकल लोगों के बस का नहीं है। जिन्होंने कराची पे रूल किया है वो तो आपने देख ही लिया है 25-30 साल से क्या हाल है हमारा, बिगड़ता जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज एक मौका मिला है और ये सफाई कर रहे हैं, उससे नज़र आ रहा है कि ये सफाई से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मेहरबानी करें, कराची वालों से रिक्वेस्ट है, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है कि वो इस बात पे आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो नई बोतल में पुरानी शराब लाए हैं, नए रैपर में पुराने कचरा लेके आए हैं कि 5 साल के लिए कराची फ़ौज के हवाले कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो भाई साहब देखें, कराची बिल्कुल अच्छा नहीं है पीपल्स पार्टी को। उसमें पीपल्स पार्टी ने जो कराची का सत्यानाश किया है वो तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमने जब 2007 में पीपल्स पार्टी को कराची दिया था तो आज 13 साल बाद कराची का सत्यानाश किया है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये जो कह रहे हैं फ़ौज के हवाले करने की, तो मैं आपको कुछ तारीख़ में ले जाऊँ, वेरी रिसेंट तारीख़, जब मैं भी नाजिम था, मेयर था कराची में, जमशेद टाउन का, तो कराची 10-11 साल के लिए फ़ौज के पास था। आप तो आज 5 साल की बात कर रहे हैं, 10 से 11 साल के लिए फ़ौज के पास था, क्योंकि मुशर्रफ ने 98 में आया था ये,
और इसने 5 साल के लिए जमात इस्लामी के हवाले किया था कराची सिटी। नाजिम मेयर, लॉर्ड मेयर जो बनाया था वो नेमतुल्लाह, वो जमात इस्लामी का, और सबको पता है, गूगल पे चेक भी कर सकते हैं, और कराची वालों को सबको पता है कि नेमतुल्लाह को खुला ढुल्ला बजट दिया गया था और टोटल पावर दी गई थी, टोटल प्रोटेक्शन दी गई थी इन लोगों के जो टाउन नाजिम जो थे, टाउन मेयर थे या सिटी मेयर थे, इनको रेंजर्स की प्रोटेक्शन हासिल थी। प्योर आर्मी का कंट्रोल था कराची में। फिर 5 साल के बाद जब MQM का दौर आया तो मुस्तफ़ा कमाल आर्मी का आदमी था शुरू से। मैं तो जब मैं टाउन मेयर था तो बताता था ना पार्टी लीडरशिप को कि ये मुस्तफ़ा कमाल क्या कर रहा है, रिकॉर्ड पे चीज़ें। और मेरी वीडियोस भी फेसबुक के MQM के ज़माने की, मैं अपने MQM के साथियों को जो चीज़ें बताता था उसमें मौजूद है अगर किसी के पास है। मैं तो उस ज़माने से कहता था कि 2006-2007 में ISI ने इन सब को हैंड किया था। तो कराची का इशू है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 10 साल के लिए, वो 12 साल के लिए गवर्नर इशरतुल इबाद आर्मी का आदमी था सिंध का। सिंध पे जो सिंधी चीफ मिनिस्टर और बाकी जो सिंधी मिनिस्टर थे सब आर्मी की ISI की गोद में बैठे थे, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो 11 साल था कराची, क्या हुआ? ये हल थोड़ी है कोई कि आप जो पेश कर देते हैं। आर्मी के दौर में ये होता है कि कट कम हो जाती है जो करप्शन की है, क्योंकि अभी तो क्या है कि आर्मी का तो लायंस शेयर होता ही होता है हर चीज़ की करप्शन में और चीज़ों में, प्लस नीचे फिर पार्टियों को सबको, PTI के लोग भी लूट रहे हैं, MQM के भी लूट रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी लूट रहे हैं, मुस्लिम लीग का आता है तो वो भी लूटते हैं, वो शेयर कम हो जाता है। तो फिर कराची पे थोड़ा पैसा लगता है और कराची आर्मी के दौर में डेवलप करता है। दूसरा, कराची का एक बहुत बड़ा मसला क्या है कि ये जो बात हो रही है पानी जमा होने की, तो ये तो सिंपल सा मसला है कि कराची के जो बड़े बड़े नाले हैं, जो ड्रेन्स हैं, वो ब्लॉक्ड हैं, चौकड हो जाते हैं। कैसे चौकड हो जाते हैं? जब मैं 2006 में पहली बार बारिश हुई और मैं मेयर बना था तो मुझे एक फ़ोन आया कि PCHS कराची से कि नाजिम साहब आप ज़रा हमारे इलाके में तो आके देखें कि क्या क़यामत ढाई है। कराची में मेयर को उस वक्त नाजिम कहते थे। मैं सूट वूट पहन के वहाँ पहुँचा तो पूरा इलाका पानी में था। गाड़ी से उतरा तो घुटने तक पानी। अब वो गली के कोने से कुछ लोग आवाज़ें दे रहे, नाजिम साहब शर्माए नहीं, आ जाएं पानी में। खैर मैं सूट के साथ ही पानी में कूद गया और अब वो स्टाफ जो था वो फुटपाथों पे चल रहा है, वो फिर मेरी देखा देखी उनको भी आना पड़ा। तो मैंने लंबा किस्सा, खैर मैं अपने स्टाफ की मीटिंग बुलाई। मैंने कहा मसला क्या है, ये पानी क्यों निकल क्यों नहीं रहा? बारिश तो दुनिया में होती है तो पानी जमा होता है, निकल क्यों नहीं रहा? तो मुझे एक जगह लेके गए, बोले सर ये नाले का यहाँ से चॉकिंग हो रही है। तो मैंने कहा नाला है कहाँ? बोले जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पे इसके नीचे। तो मैंने कहा कि ये नाले के ऊपर ये क्या है? क्योंकि चारों तरफ घर बने हुए थे, दुकानें बनी हुई थी। मैंने कहा ये तो बस्ती है। तो बोला जी सर ये नाले के ऊपर बस्ती बना के, तो मैंने कहा कि तोड़ो इन बस्ती को, ये तो इलीगल है, इंक्रोचमेंट है। बोले हाँ ये सर हमारे नाला है, ये ज़मीन भी नहीं है, नाला है, इसके ऊपर ज़मीन बना के ये घर बन गए हैं तो इस पर। तो मैंने कहा खाली कराओ। बोला सर ये सारे नॉन मुस्लिम हैं। अख्तर कॉलोनी थी वो, अख्तर कॉलोनी में जो UC मेयर भी बना था ना वो भी क्रिश्चियन था। तो बोले सर ये सब नॉन मुस्लिम है, अगर आपने इनके घर तोड़े तो जो हंगामे मचने हैं, जो पूरी दुनिया में जो शोर होना है, आप तो ह्यूमन राइट्स का आदमी हो। तो मैंने कहा ये गैर मुस्लिमों ने इलीगल इंक्रोचमेंट की है। बोला नहीं सर इन्होंने नहीं किया, ये बेचारे सब किराए पे रहते हैं। मैंने कहा हैं? तो फिर मुझे एक आदमी का नाम दिया गया कि ये इसने यहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट करके नाले के ऊपर बस्ती बना के उसके किराए पे चढ़ा दिया, बैठ के किराया खा रहा है। अब उसको कौन तोड़े? मैं कहा अदालत। बोले अदालत कहाँ बोलती है, अदालत में जजों को हर चीज़ मिल जाती है। 25 साल से केस चल रहा है। बोले आइए सर आगे ले जाते हैं। आगे मुझे लेके गए एक बिल्डिंग। मैंने कहा ये तो फलां अखबार का हेड ऑफिस है कराची का। बोले हाँ जी। मैं कहा मैं इधर आया था इंटरव्यू के लिए। मैं कहा इधर क्यों लाए हो? बोला इस बिल्डिंग के नीचे मेन चॉकिंग हो रही है नाले की। मैं कहा क्या मतलब? बोले सर ये बिल्डिंग नाले के ऊपर बनी हुई है। इतनी देर में अखबार वालों को पता चला कि नाजिम साहब आए हुए हैं, तो वो भाग के बाहर आए। जी सर जी सर। वो एडिटर इनका आ गया, सर आइए आइए अंदर। मैंने कहा मैं तो यहाँ पे नाले को सफाई के लिए ढूंढ रहा था, तो पता चला कि आपकी ये बिल्डिंग नाले के ऊपर खड़ी है। बोले अच्छा सर अब हमारा ही बिल्डिंग तोड़ने के लिए आए हैं आप, आपको और कोई नहीं मिला? वो मेरा स्टाफ फिर मुझे साइड पे ले गया। बोला सर इन लोगों से पंगा लेंगे आपका वो। मतलब कहने का मतलब ये है कि मामला आवे का आवा खराब है।
फौज आएगी टेम्परेरीली, वो मामला वो करेगी। इंक्रोचमेंट हम अपने दौर में फौज का दौर था, नहीं खत्म करा सके। कराची का मामला मैं आपको किसी दिन बताऊंगा, क्योंकि मैं 50 सिंधियों से कहता हूं, मसला ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे ये जो सिंधु देश और ये जो आवाज़ें उठा रहे हैं, इनकी सबकी तनख्वाहें जागीरदार देता है। ये जागीरदार के बताए हुए इशू पे बोलते हैं सिर्फ ज़्यादातर, वरना जेन्युइन सिंधी हैं वो कॉज को रन करने वाले। लेकिन ज़्यादातर जो है ना, जो आवाज़ें, बड़ी आवाज़ें आपको लगती हैं सिंधु देश और ये सब टोपी ड्रामे जागीरदार के। आप मुझे ये बताएं कि सिंध में सबसे ज़्यादा फोर्स्ड कन्वर्जन हो रही है, कौन कर रहा है? वो जो लड़के जो लड़कियों को उठा रहे हैं, वो लड़के कौन हैं? सिंधी हैं। वो जो मौलवी इनके निकाह पढ़ाता है, कौन है? सिंधी हैं। मियाँ मिट्ठू पॉलिटिकल लीडरशिप जो उनको ऑन करती है, कौन है? सिंधी हैं। ये आपको कोई सिंधु देश वाला नहीं बताएगा। इनके होते हुए पूरा सिंध रेडिकलाइज हो गया है। इसके बारे में ये कभी बात नहीं करेंगे कि हमारा सिंधी रेडिकलाइज हो रहा है और जागीरदार की निगरानी में हो रहा है, क्योंकि 72 साल से सिंध का चीफ मिनिस्टर सिंधी रहा है और सारे मिनिस्टर भी। सिंधु देश पे मैं खुद अब एक प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि मैं सिंधी हूं, मैं मुहाजिर हूं और मैं कराची का बेटा हूं। मैं चाहता नहीं था कि कुछ लोगों से ताल्लुकात ख़राब हों, लेकिन अब मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी जो मैं यूनाइटेड नेशंस के हमारे ग्रुप थे उनको छोड़ ही दिया। मैंने कहा यार इतनी हद तक मुनाफिकत, तुम लोग मुनाफिक हो, आओ ना पब्लिकली बैठ के बात करो ना। मैंने इनको सबको क्वेश्चनर तक भेजे। मैंने कहा कि आइए प्रोग्राम करिए, जवाब तक नहीं देते। ये यूएन में मेरे सामने बैठ के जवाब नहीं दे सकते। हुआ है ऐसा। अभी 2-3 साल पहले एक प्रोग्राम में मैं बोल रहा था, राइट टू रिप्लाई लेके इन्होंने हाथ उठाया। फिर जब मैंने उनको जवाब दिया तो इनकी बोलती बंद हो गई। मैं बात कर रहा हूं हक की। सिंध का मुहाजिर और सिंधी दोनों पिसा हुआ है, ऊपर की क्रीम लूट रही है इनको। और ये सिराज कासम तेली जैसे बिजनेसमैन जो, और असल है फौज जो ये सबको लड़ा रही है और अपना लायंस शेयर लेके जा रही है। ये है बनाना रिपब्लिक की हालत। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। फिर मुझे कुछ दोस्त कहते हैं बहुत अच्छा और कुछ दोस्त कहते हैं कि नहीं। मैं आखिरी पॉइंट की तरफ आ जाता हूँ। जो नया अलायंस बन रहा है, जैसे शाह महमूद कुरैशी ने इसकी टोपी उसके सर जो होता है ना, ऐसे चाइना से $1 बिलियन लेके सऊदी अरब को $1 बिलियन दे के, ये बेगैरत हैं, एहसान फरामोश हैं, जो सऊदी अरब से भीख मांग मांग के कभी पेट्रोल कभी ये, आज ये आंखें दिखा रहे हैं सऊदी अरब को। किसके कहने पे? चाइना के कहने पे। वो आपने देखा होगा कि एक औरत होती है जो किसी डॉन की रखेल होती है, तो चलते फिरते सब पे रोब मारती रहती है। यही पाकिस्तान का हाल है कि चाइना के उस पर दुनिया को आंखें दिखा रहा है। इसको पता नहीं है कि तुर्की और चाइना का क्या हाल होने वाला है। तो ये जो 2 नए लैंड्स नज़र आ रहे हैं वापस, जिसमें एक तरफ तो है चाइना और पाकिस्तान, तुर्की है ना, वो आपको मैं बताऊं गेम खेल रहे। तुर्की के इसराइल से भी बहुत ज़बरदस्त तिजारती ताल्लुक आते हैं। तुर्की का पूरा यूरोपियन यूनियन से ज़बरदस्त ताल्लुक आते हैं और ट्रेड है। तुर्की की बहुत कम ट्रेड है OIC कंट्रीज़ के साथ, और इसलिए तो तुर्की, ये लोग है ना बेवकूफ़ नहीं है। अरबगान वगैरह, ये तैयब भाई है ना, ये धंधा समझते हैं और हर चीज़ बुनियादी तौर पे धंधा ही है, बिजनेस है। तो तुर्की को आप इस वक्त बीच में रखें, लेकिन पाकिस्तान और चाइना का जो अलायंस है, इसमें इन्होंने बड़ी कोशिश की कि कुछ लोग आ जाएं, कुछ लोग आ जाएं, कोई नहीं आ रहा। रशिया भी तुर्की की तरह अभी तक बीच में ही अटका हुआ है। लेकिन ये जो दूसरा अलायंस है, जिसमें इंडिया है, सऊदी अरब और OIC कंट्रीज़ हैं, इज़राइल है, अमेरिका है, यूरोप है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग अलायंस बनता जा रहा है। जिसका हमने वाज़े चीज़ देखी है, वो साउथ चाइना में जो मामला चले हैं, उस हवाले से हमने बहुत डेवलपमेंट देखी है साउथ चाइना में। और साउथ चाइना सी जो है, वहाँ पे चाइना ब्लॉक करने के लिए इंडिया की आर्मी, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन, अमेरिका, जापान, यूरोपियन यूनियन सब मिल के उस समंदर को ब्लॉक करके रखा है चाइनीज़ आर्मी के लिए। और इस वक्त अगर वो चाइना के लिए अगर कोई हालत ख़राब होती है, चाइना जंग इसलिए नहीं कर सकता कि अगर जंग शुरू हो गई ना, तो ये चाइना की जितनी ट्रेड है ना, वो 80-90%
इसी साउथ चाइना सी के ज़रिए जाती भी और आती भी है, क्योंकि चाइना की जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो पेट्रोल है। वो पेट्रोल पूरा इधर से आ रहा है। चाइना का टोटल इंडस्ट्री और पूरा जो इनका सिस्टम है ना, वो एनर्जी जो रिसोर्स है वो पेट्रोल के ऊपर है। वो सब दबा हुआ है इसी रास्ते पे साउथ साइड, क्योंकि बाकी जो चाइना का रास्ता मिल रहा है वो वाया ग्वादर मिल रहा है, और अभी ग्वादर तो बहुत कम परसेंटेज है कि वो उसको वो कर सके, और ओवरऑल भी वो उसको इतना ज़्यादा नहीं कर सकता। एंड आफ्टर ऑल ग्वादर, मस्कत, अम्मान, दुबई और ये जो गल्फ़ की रियासत है उसके बीचों बीच है। तो चाइना के लिए जंग छेड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पाकिस्तान इस वक्त चाइना के इशारे पे इतना तिल मिलाया हुआ है, उछला हुआ है, क्योंकि इस सारे सिनारियों में अगर आप देखें कि जो ये अलायंस को आप देखें तो इस अलायंस में जो सेंटर ऑफ एक्टिविटी है वो इंडिया के बॉर्डरिंग एरिया चाइना के साथ है, क्योंकि बाकी तो जो इस अलायंस के जो पार्टनर हैं मेजर, अमेरिका हुआ, इजराइल हुआ, यूरोप हुआ, या ये अरब कंट्रीज़ हुए, या इस तरफ आ जाएं तो आप फिलीपीन हुए, ऑस्ट्रेलिया हुए, इनमें से किसी की बॉर्डर चाइना से नहीं मिलती। तो इन सब को एक तरह से जो चाइना के खिलाफ डट के सामने खड़ा रहा है वो इंडिया है। तो इसलिए ये एक तरह से देखा जाए तो ये अलायंस में जो मेन सेंटर है वो इंडिया है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का सारा जोर सिर्फ इंडिया पे। इस वक्त दुनिया में कहीं कोई ह्यूमन राइट्स वायोलेशन नहीं हो रही, कहीं पे कोई मसला नहीं हो रहा, सब जगह अमन चैन खुशहाली है। सिर्फ इंडिया में मुसलमान का जेनोसाइड हो रहा है, मुसलमानों के मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों के साथ कयामत है। कश्मीर में तो लोग सूरज तक नहीं देख सकते, वो हालात हैं। ये पाकिस्तान इंडिया का परसेप्शन दे रहा है, जबकि फ्री वर्ल्ड को पता है कि इंडिया क्या है और इंडिया में क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो नए अलायंस की तरफ जो चीज़ें जा रही हैं वो बड़ी अच्छी हैं, क्योंकि जो फ्री वर्ल्ड का और जो एक स्ट्रॉन्ग अलायंस जो ये अमेरिका, वेस्ट का, इजराइल, अरब कंट्रीज़, देखें अरब में बड़ा तब्दीली आ रही है। ये पिछले 10-12 सालों में हमने देखा है कि जो एक वेरी एक्सट्रीमिस्ट सऊदी अरब और ये सब था वो रिलैक्सिंग हो रहा है। औरतों को ड्राइविंग का सोच भी नहीं सकता था, कोई पाबंदी ख़त्म हो गई। मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया कि भाई पर्दा ज़रूरी नहीं है, बस आपका यह है कि ज़रा कपड़ा एथिक्स के अंदर रह के चीज़ें करें, और कपड़े को अच्छे कपड़े पहने, लेकिन यह है कि नंगा पुंगा नहीं और इस तरह का नहीं, ठीक है ना। चीज़ें तब्दील, अब यहाँ पे सेक्स शॉप भी खुल रही हैं और कई चीज़ें हो रही हैं, जैसे अबू धाबी वगैरह में मंदिर भी बन रहे हैं। तो आस्ते आस्ते सऊदी अरब में एक इस्लाम को रिफॉर्म कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं उसको अपोज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, लेकिन फिर ये है कि सऊदियों को चाहिए कि जो चीज़ अपने मुल्क में कर रहे हैं वो चीज़ दूसरे इस्लामिक मुल्क में भी करें ना, क्योंकि जो दूसरे पाकिस्तान ख़ास तौर पे और फिर इंडिया और बांग्लादेश वगैरह में जो इस्लामिक ग्रुप्स की जो ग्रूमिंग हुई है और जो इनका जो माइंडसेट चेंज करके इनको इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म की तरफ ले जाया गया है, इसमें सऊदी पैसे का बड़ा दखल है। तो आज सऊदी अरब को खुल के आके इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए और इन कंट्रीज़ की आवाम को बताना चाहिए कि भाई ये वजह से तुम लोगों को हमने जिहादी बनाया था, वरना नहीं, अब ख़त्म हो गया जिहाद विहाद, और ये अब रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जो रिफॉर्म सऊदी अरब अपने मुल्क में ला रहा है वो दूसरे इस्लामिक मुल्क में भी इंकरेज करे, और जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी उसका कफ़ारा अदा करे, उसका प्रायश्चित करे, और वो वापस अब इन्वेस्टमेंट करे उसको रिफॉर्म्स करने के लिए। इंडिया और पाकिस्तान और इस रीजन में जो उन्होंने इस्लाम का बेड़ा गर्क किया, अफ़गानिस्तान। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये बातें थी सारी जो मैंने करनी थी। कराची का मुकदमा मैं ख़ुद बनाऊंगा और एक आध हफ्ते में पेश करूंगा, अनबायस्ड होगा। मैं अपने आप को प्योर एक सिंध का बाशिंदा समझता हूँ, कराची का बाशिंदा समझता हूँ। मेरे अंदर है हिसाब किताब, क्योंकि मैं आफ्टर ऑल मेमन लोहाना, सिंधी लोहाना से हमारी जो DNA मैच होता है। तो आफ्टर ऑल मेरे जज्बात सिंधी लोगों की तरफ भी हैं और मुहाजिरों की तरफ भी हैं, कि आफ्टर ऑल मैं मुहाजिर काउंट होता हूँ ना, क्योंकि मुझे अक्सर ये वर्ल्ड सिंध कांग्रेस वाले जिनीवा में मुझे अकेले में बैठे होंगे ना, तो बड़ा वो कहते हैं साईं आप तो सिंधी हो।
तो मैं उनको कहता हूँ जी जी बिल्कुल साईं, आप हमारे सिंधी भाई हो, आप क्यों मुहाजिर करते हो। तो मैं जब फिर मूड आता है तो फिर मैं इनको ठीक ठाक कर देता हूँ। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछता हूँ कि साईं अगर मैं कल को इलेक्शन लड़ूंगा सिंध में और मैं अगर एमपीए बन गया तो मैं सिंध का चीफ मिनिस्टर बन सकूंगा क्या। सही वो तो आपको पता है। मैंने कहा तो बस तो वही, वहाँ आके मैं सिंधी नहीं रहता, वहाँ पे फिर आप कहेंगे कि नहीं मुहाजिर वो नहीं बन सकता चीफ मिनिस्टर, वहाँ पे आप मुझे मुहाजिर बना देते हो। या मैंने कहा कल को मैं पाकिस्तान में जाता हूँ तो मेरा बेटा सिंधी कोटे पे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा उसको, तो उठ के भाग जाते हैं। तो यार ये मुनाफकत हुई ना कि मेरे मुंह पे आप मुझे कहते हो सिंधी तो फिर पब्लिकली मानो मुझे कि सिंधी हो, मैं सिंधी हूँ। तो ये पाकिस्तान में डिवाइड एंड रूल के तहत ये चीज़ें डाली गई हैं शुरू से, जिसमें दोनों कम्युनिटी के लीडरान का बड़ा रोल रहा है। और ख़ास तौर पे जो मुहाजिरों की लीडरशिप है उसको तो शुरू से भगा दिया गया ना मुल्क से, 92 से बाहर कर दिया। 86 में एमक्यूएम बनी है, 88 में पहली बार इलेक्शन में हिस्सा लिया, 4 साल बाद उसके लीडर को तो लंदन बिठा दिया ना आपने। अब एक आदमी 5000 मील दूर से पॉलिटिक्स कर रहा है, कब तक चलेगा मामला। और उसमें आपने इन्फिल्ट्रेशन, ये लंबा किस्सा है मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जो आज के हवाले से मैंने बताई हैं, एक सिंध की एक्स मिनिस्टर हैं मिसिस अंबर खान, अमेरिका में रहती हैं। मैंने इनका इंटरव्यू किया है, वो मैं आज रात को लगाने की कोशिश करूँगा। बड़ा अच्छा इंटरव्यू है, लेकिन वो सिंध के इशू पे नहीं है या कराची के इशू पे नहीं है, क्योंकि वो फिर उनका अपना एक नुक्ता नज़र है और वो फिर चीज़ें बायस्ड हो जाती हैं। तो मैंने हमारा जो एजेंडा था उस इंटरव्यू का वो जनरली इंडिया पाकिस्तान के हवाले से था। एक्स मिनिस्टर मिसेस अंबर खान, तो होपफुली आज रात नहीं तो कल सुबह मस्ट ये इंटरव्यू मैं लगा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। वेबसाइट स्टार्ट हो गई है जैसी तैसी, सही अब सीख रहा हूँ। यकीन माने कि 2-3 दिन मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है तो जाके ये, और ख़ास तौर पे सारा काम तो एक और पाटेल जी हैं उन्होंने किया है, इधर ही लंदन में होते हैं, बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है और पूरी वेबसाइट इन्होंने तैयार की है। मैं तो अभी तक उसको सही से वो ऑपरेट भी नहीं कर पा रहा, लेकिन आई एम लर्निंग। आप लोगों ने मुझे जिस रास्ते पे डाला है मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का जो ये कंट्रीब्यूशन है, टोटल सपोर्ट है, जो आप लोग मुझसे इतना मेरे केयरिंग वो करते हैं, मैं बता नहीं सकता कि उसका मुझे कितना हौसला